चलो बेटा स्टार्ट है फिर आज का काम। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, हेडिंग डाल लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल। थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर प्लानिंग से कर लो ना, प्लानिंग से कर लो तो ये भी बड़ी आसानी से आपका चैप्टर निपट सकता है या निपट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट बस इसलिए है क्योंकि सारी टर्म्स आपके पास क्या आनी शुरू हो जाएंगी, न्यू आनी शुरू, थोड़ी नई टर्म्स आएंगी। कल ही हमने जो सर्कुलर मोशन वाला किया ना, वो इसमें डायरेक्टली यूज होना शुरू हो जाएगा। वैसे इसके दो पार्ट्स करेंगे, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, एक रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास जो इसका मेन टॉपिक है कवर अप करने के लिए, वो क्या रहेगा बेटा आपका, कंसेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसका कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट रहेगा, ध्यान से सुनना। रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए सेंटर ऑफ मास पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप अभी तक जितनी भी हमने स्टडी की बेटा, हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट था ना, इट वाज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तक हमारे लिए जो भी था वो क्या हो गया जी, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हो गया। ठीक है? पूरी की पूरी मैकेनिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के हो गई। चाहे हमने एक बड़ी सी बॉल फेंकी हो, चाहे स्टोन फेंका हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे मतलब ट्रक हो, सबको हमने क्या माना, पॉइंट ही माना कि नहीं। क्या ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम दिस, तो हम कह देते थे भी ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उसको क्या मानते, बस एक ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ। अब ट्रेन की लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में उसको पॉइंट नहीं मानते हम। अदरवाइज बाकी सब, चाहे ट्रक हो, बस हो, जो भी हो, बॉल हो, सबको क्या मानते रहे हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानते रहे। सबको हमने क्या माना बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना। ओके, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। अगर एक पार्टिकल है हमारा, वो सीधा चल रहा है, तो उसके जो डिस्टेंस कवर्ड है ना बेटा, वाई वी कैन कंसिडर एन ऑब्जेक्ट टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके द्वारा जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है वो उसके खुद के साइज के कंपैरिजन में काफी काफी ज्यादा होता है। या उल्टा कह लो, उसका ऑब्जेक्ट का खुद का साइज उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब डिस्टेंस कर लिया कवर अप कार ने 10 किलोमीटर, अब खुद का उसका जो डिस्टेंस है वो तो कुछ मीटर्स भी है ना, तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं, हम उसके साइज को इग्नोर करते हैं। राइट? जब तक बेटा सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी चीज का, सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान ले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता। लेकिन जब तुमने क्या पढ़ना है बेटा जी, रोटेशनल मोशन, जब आपने क्या पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? जब आपने क्या पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है। तो रोटेशनल मोशन में आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। ऑब्जेक्ट की खुद की कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, डायमेंशन होंगी, तभी रोटेट करेगा ना। एक पॉइंट ही है, उसकी रोटेशन का कोई मीनिंगलेस बात हो जाएगी ना। वो कैसे रोटेट करेगा, क्योंकि रिवॉल्व तो वो कर सकता है, लेकिन अपने एक्सिस पे रोटेट कैसे करेगा, उसका कोई एक्सिस ही नहीं बनेगा। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर आप रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो, तो आपकी जो बॉडी है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा यार, फाइनाइट साइज होना चाहिए। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? फाइनाइट साइज होगा तभी वो रोटेट करेगा ना कुछ अपने एक्सिस पे। बोलो पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं? तो अगर फाइनाइट साइज होगा तभी वो क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? सही है। तो अगर उसका फाइनाइट साइज होगा तभी वो रोटेट कर पाएगा, अदरवाइज उसकी रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्या उसकी रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है? तो एक हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए आपको ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहली बात, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। वो कैसा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर।
तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। अब जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इसका पर्टिकुलर क्या होगा बेटा? साइज भी लेना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में एक वर्ड मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया, एक वर्ड और लेकर आऊंगा मैं, जिसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे? रिजिड बॉडी। ओके, तो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी मतलब कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, आखिरकार बेटा वो बना तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही होगा। ओके, अगर इसके पॉइंट्स के बीच में, यानी कि जो पॉइंट मासेस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाए तो वो रिजिड नहीं है। अगर डिस्टेंस ना चेंज हो तो वो क्या है? रिजिड है। मतलब सॉलिड बॉडी है, इस पे फोर्सेस फोर्सेस लगते रहेंगे, लेकिन ये दबेगा नहीं, खींचेगा नहीं, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो हम उसको क्या कह सकते हैं? रिजिड बॉडी कह सकते हैं। जब हम स्टडी कर रहे हैं तो मानकर चलेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कैसा है, और वो कैसे है? रिजिड भी। एक्सटेंडेड तो है ही है, लेकिन हम मान के चलेंगे वो जो ऑब्जेक्ट कैसा है, दैट इज आल्सो रिजिड। मतलब उसमें उसके मोशन से उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम एज्यूम करके चलेंगे उसकी शेप में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ गए या नहीं? तो रिजिड बॉडी का मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स सेम। ओके, तो बात करते करते दो बातें की मैंने, कि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं है, कैसे है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। चलो, जो एक्सटेंडेड तो है, लेकिन कम से कम वो कैसा होगा हमारा? रिजिड होगा। हम उसमें कोई चेंज वेंज नहीं होगा, शेप में तो एटलीस्ट कोई चेंज नहीं होगा, वो रिजिड ऑब्जेक्ट। बोलो डन है? ओके, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है? रोटेशनल मोशन पढ़ना है। तो रोटेशनल मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट का रोटेशन कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है। उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज होगा, तभी उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? रोटेशन होगी। जल्दी जवाब दो, क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब बेटा मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले तो लिया, लेकिन मुझे फिर से इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है जी, मुझे इसकी, अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड भी लेनी पड़ा करेगी। मुझे अगर ये मूव कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ बेटा एक्सेलरेशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। भाई उसका मोमेंटम भी कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे ये जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिए हैं, तो यहां पर भी लगाने पड़ेंगे, या लगेंगे ही लगेंगे, राइट? लेकिन यार, ये जो फोर्सेस हैं या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पर ही लगाते रहे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जब फोर्स फोर्स की बात करेंगे ना, तो दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो भले ही मेरा ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, मुझे उसके अंदर या बाहर एक पॉइंट एज्यूम करके चलना पड़ेगा, कि जब भी मैं उसके मोशन की स्टडी करूंगा मैं बोलूंगा मेरा ऑब्जेक्ट तो एक्सटेंडेड ही है, लेकिन सारे फोर्सेस मान के चलो कि जैसे इसके इस पॉइंट पर ही लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो मेरा एक्सटेंडेड ही है, लेकिन जब मैंने बोला कि मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन, मुझे इसके अंदर एक पॉइंट इमेजिन करना ही पड़ेगा कि जिसपे मैं कह सकूं कि ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। हाँ, मतलब सारी बॉडी पे सेम बोलना पड़ेगा। उसका मतलब यही हो गया कि बॉडी को हम बहुत ही माइन्यूट सा पार्टिकल मान रहे हैं, लेकिन फिर वही बात, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड बोल चुके हैं, तो अब हम उसको पॉइंट तो बोलेंगे नहीं, हम ये कह देंगे कि इसके अंदर एक इमेजिनरी पॉइंट ले लेते हैं, कि जैसे कि सारा फोर्स उस जगह पर ही लग रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी v, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि जैसे वो पॉइंट ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी एक पॉइंट इमेजिन तो करना ही पड़ेगा, जिसपे कि माना जा सका कि जैसे सारे के सारे फोर्सेस उस पे लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मतलब वो पॉइंट ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्योंकि मुझे पुरानी सारी मैकेनिक्स की एप्लीकेशन तो कर लगानी पड़ेगी ना, वही एफ इक्वल टू एम ए भी लगाना पड़ेगा, पी इज इक्वल टू एम वी भी लगाना पड़ेगा। वो फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही बने हुए हैं सारे के सारे।
अब फिर किसकी बात आएगी? एक ऐसे पॉइंट की जिसको कि एज्यूम करें कि भी सारे की सारी मैकेनिक्स उस पॉइंट के हिसाब से ही चल पड़ेगी और उस पॉइंट का नाम ही क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ मास। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मोशन पे तो बाद में पहुंचेंगे। हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या होगा आपका? कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी बताओ मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ, बात को क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि नहीं? तो वी आर डीलिंग विद बेटा सेंटर ऑफ मास। तो हेडिंग है बेटा मेरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल तो अभी शुरू करेंगे। पहला पार्ट क्या आ रहा है आपका? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही आ रहा है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में लंबी डेरिवेशन है, लेकिन हम लंबी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं डायरेक्टली। ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशन भी करनी होती है, लेकिन फिलहाल हम उस डेरिवेशन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट रिजल्ट की ओर बढ़ जाए, जितना जरूरी होगा मैं उतना करवा दूंगा। ठीक है जी, वर्किंग पे हम जल्द ही चले जाएंगे। तो जल्दी बताओ, आउटलाइन पता लग गई? मैंने क्या पढ़ाना स्टार्ट किया है? मैंने पहले तुम्हें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ाना शुरू। ओके, इसमें मेरा सबसे पहला ही पॉइंट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, अब इसमें लिखो, डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज एन imaginary point, is an imaginary point at which whole of the mass of the body, whole of the mass of the body may be considered to be concentrated, at which whole of the mass of the body may be considered to be concentrated। मतलब बेसिकली क्या है बेटा? ये एक इमेजिनरी पॉइंट ही है जहां पे माना जा सके, एज्यूम किया जा सके कि जैसे सारी बॉडी का मास उसी जगह पर क्या है? कंसंट्रेटेड है। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है फिजिकली बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। राइट? जैसे अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर होगा। लेकिन अगर ये क्या है बेटा? रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है? इसके सेंटर पे, जो कि इसकी बॉडी से बाहर है। मास देखो सिर्फ साइड साइड पे है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो रिंग वाले केस में बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर चलेगा। स्फेयर के केस में बिल्कुल बॉडी के अंदर ही। ठीक है जी, अगर शेप कैसी है? सिमेट्रिकल है। ठीक है बेटा, अगर शेप कैसी है जी? सिमेट्रिकल। ठीक है, शेप ऑफ द बॉडी इज सिमेट्रिकल। ओके, एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ओके, अगर बेटा शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? यूनिफॉर्म है, तो जो सेंटर ऑफ मास है ना बॉडी की, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ जाए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास विल बी एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात? इट विल बी एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, जैसे सिमेट्रिकल शेप मतलब नॉर्मल शेप, स्फेयर, सिलेंडर, बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप एक होगी ना, ये अनसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं। तो दूसरा इसमें क्या बोला मैंने? मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह डेंसिटी क्या है? सेम। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। अगर डेंसिटी सेम नहीं होती, मान लो जैसे मान लो ये स्फेयर है,
अगर इस स्फेयर का बेटा आधा हिस्सा मेटल का बना हो और आधा हिस्सा लकड़ी का बना हो, तो आपको पता है मेटल की डेंसिटी तो वुड के कंपैरिजन में बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। ऊपर वाला पोर्शन अगर मेटल है, बोलो समझ रहे हो? हाँ, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर कहीं शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, जिस तरफ मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अभी रफ चल रही है बात, मैथमेटिकली भी हम आ रहे हैं चीजों डिस्कस करने में। तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिस तरफ ज्यादा मास है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? अगर शेप सिमेट्रिकल है और मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ओके, जैसे अगर मान लो एक ट्रायंगुलर शीट है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, इसके सेंट्रोइड पे। ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास विल बी एट इट्स सेंट्रोइड। अगर स्फेयर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल इसके स्फेयर पे आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनना, मान लो ये एक शीट है, ठीक है, मेटल की बनी हुई, थिक मेटल की बनी हुई शीट है मान लो। इसका सेंटर ऑफ मास तुम बताओ भाई कहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए कि नहीं, जवाब दे दो। ओके, अब अगली बात सुनना, तुम बताओगे अगर मैं इसमें से इतना हिस्सा कट कर दूं, इस वक्त इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ये पोर्शन क्या कर दिया गया, यहां से कट कर दिया गया, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा कहीं पर, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जल्दी बोलो, सही है? वही शेप चेंज करोगे तो सेंटर ऑफ मास भी क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। जिस तरफ ज्यादा मास है उस तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर यहां से भी नहीं पोर्शन जितना उधर से कट किया था इधर से कर दिया जाए, तो फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ चले जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, है ना, डायगोनल के जो पॉइंट ऑफ इंटर वहीं पे आ जाएगा। जल्दी बोलो, फिर बराबर बराबर हो गए दोनों तरफ, सेम जगह पे आ जाएगा। अब अगर फिर से यहां से भी मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा इसकी उतनी कटिंग कर दें, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ चल जाएगा, यहां कहीं चले जाएगा। और अगर मैंने दोबारा इधर से फिर से क्या कर दी, इसकी कटिंग कर दी, तो सेंटर ऑफ मास दोबारा मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इधर उधर हो जाएगा, जिस तरफ होना चाहिए। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अभी थ्योरी चल रही है, माहौल बना ले, चैप्टर को एक बार डेवलप कर ले, फिर उसके बाद हम अपने काम पे चले जाएंगे। राइट है जी, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करने स्टार्ट कर ही देंगे। बोलो क्लियर है? एक और बताना जरा, मान लो ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मान लो थोड़ी सी हॉलो स्फेयर है, थोड़ी सी ओपनिंग रख रखी है पानी भरने के लिए, मटका है मान लो। ओके, इस वक्त ये मटका खाली है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, बिल्कुल सेंटर पे। अब इसमें ऊपर से किसी ने क्या भरना शुरू कर दिया भाई, पानी भरना शुरू कर दिया। तुम बताओ जैसे जैसे पानी भरेगा तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, नीचे की ओर जाएगा। मान लो इसमें इतना पानी यहां भर गया, ओके, तो सेंटर ऑफ मास कहां जा चुका होगा, नीचे जा चुका होगा। और भर दो, और नीचे जाएगा, आधा भर दो, नहीं एंड पे क्यों पहुंचेगा, आधा भर दो। ऊपर तो लगभग क्या है बेटा, खाली है, तो एंड पे नहीं यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला तो ऑलमोस्ट खाली है। हाँ, मतलब नियर टू बॉटम कह सकते हो, लगभग इसके सेंटर पे आ जाएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? अब अगर पानी और भरना शुरू कर दें तो दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाए, समझ गए कि नहीं? दोबारा ऊपर जाते 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 जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो अगेन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे चले जाएगा, सेंटर पे चले जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं जी हम कहना चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे लाई करता है जी, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर में, अनइक्वल हो जाएगी तो हिल जाएगा सेंटर से। दोनों एग्जांपल में हमने यही देखा कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो सेंटर से हिल जाएगा। बोल दो क्लियर है? ठीक है, समझ लग गया, हो जाएगा, आगे बढ़े। ओके, अब बढ़ते हैं आगे।
अगली बात बेटा, सेंटर ऑफ मास के साथ साथ एक और वर्ड पढ़ना है हमने, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्क है थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेटा, थोड़ा सा फर्क है। लिखो, इसकी डेफिनेशन भी लिखो, देखते हैं तुम दोनों में फर्क समझ पाते हो कि नहीं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो अभी लिखवाई है मैंने, तो लिखो जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी may be defined as an imaginary point. Center of gravity may be defined as an imaginary point at which whole of the weight of an object may be considered to be concentrated. At which whole of the weight of the object may be considered to be concentrated. ना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है? यस, ना ना, डेफिनेशन पढ़ो। एक में मास वर्ड यूज हुआ है और एक में क्या यूज हुआ है? वेट। एक में क्या यूज हुआ है? वेट यूज। एक ही चीज है, फर्क कहां पड़ेगा वो बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कंसेप्ट। डे टू डे लाइफ में सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ मास के हिसाब से नहीं, आम बोल चाल में इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से देखा जाता है। तो सेंटर ऑफ मास में हमने क्या बोला बेटा? सेंटर ऑफ मास में हमने बोला जहां पे सारा का सारा क्या कंसेंट्रेटेड है बेटा? मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बोला? जहां पे सारा का सारा क्या कंसेंट्रेटेड है? वेट। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखना कि फॉर नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट लिखो, फॉर नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट center of mass and center of gravity for normal size object, center of mass and center of gravity lies at, for normal size object center of mass and center of gravity lies at same point, but for very large size objects, but for very large size objects center of mass and center of gravity, for large size objects center of mass and center of gravity may be at different position, may be at different position, may be at different position। समझना बात को यार, जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? m इंटू जी के इक्वल होता है। और जो g होती है ना बेटा, वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कितनी होती है? 9 पॉइंट, बट इट्स वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट। छोटी मोटी हाइट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर तक तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी को, लेकिन ज्यादा ही हाइट पे चल जाए ना, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर, तो जी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो जो तो नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं मान लो ये सब, इसमें तो ग्रेविटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो हर जगह, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट है मान लो, ये मतलब अर्थ के सरफेस से कोई 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर इतना ऊंचा है, बिल्डिंग बिल्डिंग जो है भाई, उनका जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा लगभग वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह क्या है? सेम है। तो ऊपर वाले पॉइंट्स जो है तो जितना वेट फील कर रहे हैं सेम मास के नीचे वाले ऑब्जेक्ट पॉइंट्स भी उतना ही वेट फील करेंगे। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज
वेरी वेरी लार्ज हो जाए, मतलब ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो जाए, जल्दी बोलो समझ रही है कि नहीं? अगर ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो जाए तो जो नीचे वाले मासेस हैं वो ज्यादा जी फील कर रहे हैं, उनका वेट ज्यादा होगा, और जो ऊपर वाले मासेस हैं मास तो उतना ही है, वो कम ग्रेविटी फील कर रहे हैं। जल्दी बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? तो ऊपर वाले उतने ही मास का वेट कम आएगा, नीचे वाले उतनी मास का वेट क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास तो मास के हिसाब से है, वो जहां पर था सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट के हिसाब से होता है, वो नीचे शिफ्ट कर जाएगा। बोलो समझ गए जी? क्लियर है? ये फंड है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है ना, बड़े बड़े बिग माउंटेन, उसमें सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फर्क पड़ जाएगा। डे टू डे लाइफ में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग एक ही जगह पर होते हैं, बट हमें तो पर्टिकुलरली दोनों की डेफिनेशन क्या रखनी है, अलग अलग ही रखनी पड़ती है। जल्दी बोलो समझ रहे हो पॉइंट को कि नहीं? ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डे टू डे लाइफ में किसका रोल है, सारा का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही रोल है। क्या डे टू डे लाइफ में सेंटर, अब इसके बहुत से एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो ये एरो नहीं होता, तीर, आपने देखा होगा कि इसके पीछे पंख सा लगाया होता है और आगे आयरन का बना हुआ है ये पोर्शन, तो इसका सारा वेट कहाँ है, आगे है ना। तो जब किसी ने तीर को चलाना है तो सारा वेट कहाँ पड़ा हुआ है, इसके आगे पड़ा हुआ ना। ये आपने एरो फेंका, वेट सारा यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट की हुई है, ताकि जब ये आए तो अपने आप ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे हो जाए, और जब ये नीचे गिरेगा तो किसी को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तीर ऊपर फेंकोगे, लेकिन जब ये नीचे आके गिरता है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसकी हेड किस तरफ होती है, नीचे की तरफ। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल सही बोला आपने कि जो आपकी शटल कॉक है उसमें भी यही फंडा है कि जो शटल है उसके चारों तरफ तो पंख से लगा रखे हैं, लेकिन बीच में जो कॉक वाला पोर्शन है वहां पे क्या है, मास लगा रखा है वहां पे, मतलब हैवी कर रखा है ना। उसका रीजन है कि जब वो लैंड करेगी रैकेट पे तो हर बार एक पर्टिकुलर, मतलब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भी जब मारेंगे तो नीचे लगा मारनी है कि ऊपर है, वो अपने आप ही बस अपन तो आंख बंद करके लगा देते हैं, वो आती किस तरफ है, वो नीचे की तरफ ही आती। तो वहां पे भी किसका कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का concept। नहीं, बॉल और बैट में तो ऐसा नहीं है, बॉल का तो मास लगभग क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बॉल इक्वली। शटल में, शटल कॉक में सारा मास कॉक पे डाल रखा है, ताकि क्योंकि उसने ऐसे आना होता है ना, जो जब वो लैंड करती है तो उसका पीछे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे रैकेट हिट करना होता है वही पीछे की ओर आए। कि ऐसे और भी बेटा बहुत से क्या लिए जा सकते हैं, एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, लेकिन बात को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। हमने दो बातें बतानी थी, एक किसका कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास, दूसरा किसका कंसेप्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने बोला डे टू डे लाइफ में आम बोलचाल में इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से ज्यादा चलेगा, लेकिन किताबी या स्टडी के हिसाब से हम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से डील करेंगे। तो वापस किस पे आ रहे हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास पे आ रहे हैं। तो लिखना है जरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ, ये हमारा मेन टॉपिक है, रिजल्ट आएंगे सीधा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। वैसे तो बेटा इसको पूरे को मतलब डिराइव वगैरह किया जाता है, लेकिन अभी हम फाइनल डिस्कशंस की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक टू पार्टिकल सिस्टम है। टू पार्टिकल सिस्टम को ही क्या कर देंगे हम आगे, जर्नलाइज कर देंगे। ठीक है, इट इज अ टू पार्टिकल सिस्टम। इस वक्त जो मेरे पास अवेलेबल है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। लेट m1 का कोऑर्डिनेट r1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r2। तो m1 का पोजीशन वेक्टर बेटा क्या हो गया, r1, और मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। बोलो समझ गए? सिमिलरली जो दूसरा पार्टिकल है जी मेरा m2, r2 इसका क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर, और अगर कोऑर्डिनेट देखूं तो वो मान ले क्या है, x2 एंड y2। लेट x2 एंड y2, को दिक्कत, ओके। r1 जो है वो x1i प्लस y1j भी लिखा जा सकता है, जो r2 है वो x2i प्लस y2j भी लिखा जाए। ठीक हो गया जी?
अब बेटा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ओके, कुछ कैलकुलेशंस के बाद वी कैन ऑब्टेन दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट। ठीक है, तो एक तरह से हमारी रिवीजन टाइप ही चल रही है। ओके, हमें इसके फार्मूले की ज्यादा जरूरत है फिलहाल, क्योंकि हम सीधा इस पे की किस पे जाने वाले हैं, वर्किंग पर जाने वाले हैं। तो आरसीएम किसके इक्वल आ गया, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जल्दी बता दें, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज m1 ना बेटा, r1 r2 r पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। और अगर कभी कभी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देना हो तो x1 y1 क्या हो गए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, x2 y2 भी उसके क्या हो गए बेटा, कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है जी, तो ये हो गया आरसीएम, क्या हो गया, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो अगर बेटा कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ढूंढना होता मुझे, तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो r1 r2 यूज कर लिए। अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग चाहिए तो कुछ नहीं है, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और दूसरा हो जाएगा बेटा वाई कोऑर्डिनेट, इसका कैसे निकाल लोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पहले तो ये सबसे सिंपल फार्मूले जो है वो बताओ। सबसे पहले बेसिक फार्मूला, बेसिक पे जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। ये बेसिक्स क्लियर हो गए कि नहीं, याद हो जाएगा। अगर थ्री पार्टिकल हो तो बस तीन बार हो जाएगा, नहीं जे कैप नहीं, हाँ नहीं नहीं, नहीं, अगर थ्री डायमेंशनली हो तो जेड वाला भी आ जाएगा। अभी हम 2D में चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अगर तीन पार्टिकल हो तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। बोलो समझ गए? फोर पार्टिकल हो तो चार बार कर लो, कुछ नहीं है, अपने आप ही होता रहेगा। एन पार्टिकल है तो एन तक चलो। ठीक है जी, जल्दी बताओ, दो वाला, तीन वाला, चार वाला तो लिख के बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्वेश्चन में होता रहेगा अपना, याद हो जाएगा फार्मूला। एन पार्टिकल के लिए बस लिख देता हूँ एक बार। अगर एन पार्टिकल की बात करूं तो जनरली ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉर एन पार्टिकल सिस्टम आरसीएम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 m3r3 प्लस mnrn। समझ गए? ओके, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट भी यही आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn। नीचे क्या बेटा, हाँ ये जनरल हो गया ना mn तक। ऐसे y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस, थोड़ा फास्ट चल रहा है, समझ में लग रहा है ना, mn yn। नीचे m1 प्लस m2 प्लस mn। ये नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि बीच वाले थ्री पार्टिकल फोर पार्टिकल तो लिखवाया नहीं, सीधा क्या करा दिया इसको। देखो जनरल फॉर्म में भी कई बार ना लिखना आना चाहिए। जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये समेशन का सिंबल तो पता है ना, ठीक है, इसको समेशन के सिंबल में इसको मैं लिख दूंगा MIRI। आई कहां से लेके कहां तक, वन से लेकर एन तक, पता है ना, मैथ्स में ऐसा बहुत किया होगा, समेशन फॉर्म में ऐसे लिख देते होते हैं। नीचे क्या आएगा, समेशन ऑफ, ये सिर्फ एम है बेटा, MII कहां से लेके कहां तक, एक से लेकर एन, ठीक है ना, आई एक से लेकर एन तक। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे यहां पर क्या लिख देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होता तो समेशन ऑफ MIXI, आई कहां से लेके कहां तक, वन टू एन, समेशन ऑफ सिर्फ MI बेटा, आई कहां से लेके कहां तक, वन से लेकर
बोलो जी, क्लियर है? समझ चुके हो? ठीक है, डन है। तो ये फार्मूले याद रखना। ज्यादातर अपना 2 वाले, ये समेशन वाले की कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो 2 वाला फार्मूला, 3 वाला फार्मूला वो अपना काम आता रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, ओके। तो जब भी हमें बेटा कोई भी 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम मिल रहा हो और ये पूरा चल रहा है, पहली बात मुझे इसके सेंटर ऑफ मास की क्या चाहिए होगी? पोजीशन चाहिए होगी, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, वो मिल गए, अभी हमने लिखे। अब बेटा अगर ये मूव कर रहा है, पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो इस पूरी बॉडी की कुछ ना कुछ बेटा मुझे वेलोसिटी बोलनी पड़ेगी, राइट? मुझे पूरी की पूरी बॉडी की एक्सेलरेशन की बात भी करनी पड़ेगी, मुझे पूरी की पूरी बॉडी के मोमेंटम की बात भी करनी पड़ेगी। अगर ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, कैसा सिस्टम है भाई? 2 पार्टिकल सिस्टम है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। अगर ये बेटा 2 ही पार्टिकल सिस्टम है और मुझे m1 और m2 की इंडिविजुअल वेलोसिटीज पता है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? सिंपली m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जवाब दे दो, सही है। ऐसे क्या निकाली जा सकती है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, राइट है? अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी, सिंपली वही फार्मूला चलता जाएगा, m1 v1 प्लस m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही बेटा मोमेंटम भी निकाला जा सकता है, m1 p1 प्लस m2 p2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जवाब दे दो भाई, कोई समस्या? तो VCM हो गया, ये A हो गया, ये किसके इक्वल हो गया? मोमेंटम के इक्वल हो गया, m इंटू पी वन प्लस एम टू इंटू पी टू डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यूज होगा इसका फार्मूला, कोई दिक्कत वाली बात? समझ चुके हो? ओके, अगली बात, मैं 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए आता हूं। 2 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है? अगर मैं मान लूं सेंटर ऑफ मास इज एट, देखो थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूं मैं, तो दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ लग रहा है सब कुछ? ओके, अगर बेटा सेंटर ऑफ मास मान लिया जाए कहां पर है? ओरिजिन पर ही है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ये सेंटर ऑफ मास ही मान लूं मैं, ये ओरिजिन ही है। ओके, तो आर किसके इक्वल था भाई? m1 r1 प्लस डिवाइडेड बाय, बोल दो, m1 प्लस m2 था, लेकिन RCM कहाँ मान लिया हो मैंने? ओरिजिन भी मान लिया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तो क्या माना जा सकता है फिर? जीरो ही माना जा सकता है, बोलो क्लियर है? यहाँ से क्या हो गया? ये जीरो हो गया, ये ऊपर आके जीरो हो जाएगा। जवाब देना, डायरेक्ट लिख दूं, m1 r1 प्लस किसके इक्वल आ गया? जीरो के, बोलो समझ गए? m1 r1 किसके इक्वल आ गया? माइनस m2 r2, यानी r1 किसके इक्वल आ गया? माइनस m2 बाय m1 इंटू r2, तो सही है, माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू r। कोई दिक्कत वाली बात? ओके, अब यहां से बात क्या निकल कर आ रही है? पहली बात, R1 और R2 जो है, 2 मिनट, इसमें एक पॉजिटिव चल रहा है, एक क्या चल रहा है? नेगेटिव, मतलब बीच में क्या है? नेगेटिव साइन है ना। तो मतलब अगर R1 पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा? अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, राइट? तो इससे ये पता लगता है कि सेंटर ऑफ मास कभी भी, मतलब दोनों के साइड पे नहीं हो सकता, बीच में ही होगा। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, एक राइट साइड पे है तो एक किधर होगा? लेफ्ट साइड। अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या होगा? नेगेटिव। मतलब दोनों मासेस के इधर नहीं हो सकता सेंटर, इधर नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं?
एक तो बेटा ये बात, अगली बात बेटा दूसरी, ध्यान से सुनना, अगर M2 ग्रेटर देन M1 हो जाए तो बोर्ड पे देखो पहले, अगर M2 बड़ा हो जाए और M1 क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अगर बेटा M2 बड़ा है M1 छोटा है, नेगेटिव साइन मत देखो, नेगेटिव साइन बड़ा छोटा नहीं, वो तो सिर्फ, हाँ, अगर M2 बड़ा है तो R1 बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, तो M2 ग्रेटर देन M1 मतलब R1 ग्रेटर देन क्या हो गया, R2 हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास से R1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब छोटा मास जो M1 है उससे ज्यादा दूर है, मतलब M1 ज्यादा दूर है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? दैट मीन्स R2 is less than R1, that is M2 lies near the center of mass, या उल्टा बोल सकते थे, center of mass lies near M2। जवाब दे दो बेटा, सही है, समझ गए भाई? अगर उल्टा हो जाता, M1 ग्रेटर देन क्या हो जाता, M2, M1 बड़ा हो जाता तो R1 लेस देन हो जाता, हाँ, देन सेंटर ऑफ मास लाइज नियर M1 बोल देते। बोलो जी, ठीक है, कुछ पता लगा? तो अभी बेस बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, अभी बेस बन रहा है, अभी पहले तो थ्योरेटिकल चला, फिर अभी फार्मूले आने शुरू हुए हैं, और उसके बाद फिर अगली बात पर हम पहुंचेंगे, ठीक है। अभी तो फार्मूले आने शुरू हुए हैं ना, उसके बाद कुछ फार्मूले अभी और आऊंगे, फिर कल से मैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दूंगा, कल असाइनमेंट मिल जाएगी, और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, ठीक है। परसों से आप किस पे आ जाओगे, वर्किंग पर आ जाओ, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही है।